अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स 8th सेमेस्टर की। तो हमने इसके तकरीबन 55 पेजेस कर लिए थे। तो अब 56 पेज पे है। ये हमने ये वाली डेफिनेशन की थी पिछले लास्ट लेक्चर में, यहाँ तक किया था। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट्स। आगे फिर ये क्वेश्चन है यहाँ से क्या है। अच्छा, ये पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है और लॉन्ग में भी शायद आ सकता हो। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फ्री मॉड्यूल इन विच अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन नॉट एक्सटेंड इन टू अ बेसिस ऑफ मॉड्यूल। हमने अब ऐसी एक एग्जांपल देनी है जिसमें फ्री मॉड्यूल की, जिसमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट है वो एक्सटेंड नहीं होता बेसिस, नॉट एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ मॉड्यूल। या फिर इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये भी है, प्रूव और डिसप्रूव दैट इन अ फ्री मॉड्यूल एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो जब प्रूव और डिसप्रूव आ जाए तब तो हमें पता होता है कि इन दोनों में से एक चीज़ ही साबित होगी, या तो वो प्रूफ होगा या डिसप्रूव। ठीक है, सपोज m इज़ इक्वल टू, हम लेते हैं z इंटीजर्स, मॉड्यूल ऑफ इंटीजर्स ओवर z इज़ इक्वल टू रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो m इज़ z मॉड्यूल हो गया। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया। क्लियरली m इज़ इक्वल टू z इज़ z मॉड्यूल विच इज़ फ्री मॉड्यूल विद द बेसिस 1। ठीक है, क्योंकि इसकी बेसिस 1 अगर रखें तो ये फ्री मॉड्यूल बनता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी। फॉर एनी n बिलोंग टू दैट वी कैन राइट n इज़ इक्वल टू n इंटू 1 एंड 1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट एज n इंटू 1 करने से ज़ीरो आता है वेयर n इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे? नाउ अब हम करेंगे 2 के लिए। इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर 2 बिलोंग टू z, और k इंटू 2 करने से ज़ीरो आएगा, जब k 2 ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स के k ज़ीरो आ गया। नाउ वी वांट टू शो दैट 2 कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर z मॉड्यूल। ठीक है, तो अब हम करते हैं m बिलोंग टू z, देन 2 और m एक सबसेट ऐसा लेंगे इज़ लीनियरली डिपेंडेंट एज। ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि -2 टाइम m करें प्लस m टाइम 2 करें तो वो अगर बराबर ज़ीरो आ रहा है, बट 2 -2 तो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमने लीनियर कम्बिनेशन लिया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे m एज आ वेरिएबल और ये -2 कोफिशेंट काम कर रहा है। यहाँ पे 2 एज आ वेरिएबल और m कोफिशेंट काम कर रहा है। तो अब m का जो कोफिशेंट है -2 है, जो कि ज़ीरो नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर m इज़ इक्वल टू z ओवर z। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी। आगे एक और एग्जांपल वाला क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर में 2-3 मरतबा आया, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन ज़ीरो मॉड्यूल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन ज़ीरो नॉन फ्री मॉड्यूल लिखा है। नॉन फ्री मॉड्यूल, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ इसकी एक और स्टेटमेंट है, शो दैट नॉन फ्री मॉड्यूल एग्जिस्ट, या फिर प्रूव दैट एन अबिलियन ग्रुप हैविंग अ नॉन ट्रिवियल टोर्शन एलिमेंट इज़ नॉन फ्री मॉड्यूल ओवर z। तो ये 3 तरह से स्टेटमेंट पेपर में आ सकती हैं। तो हम करते हैं इसका प्रूफ। लेट ए बी एन इन्फिनिट अबिलियन ग्रुप देन ए इज़ z मॉड्यूल। ज़ाहिर है अगर वो अबिलियन ग्रुप है तो वो z मॉड्यूल होगा। वी वांट टू शो दैट ए इज़ नॉन फ्री, हमने यही साबित करना कि ये नॉन फ्री है। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट ए इज़ फ्री z मॉड्यूल। ठीक है, अगर वो फ्री है तो उसमें एक बेसिस सेट पाया जाएगा, b इज़ इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सोन a के बी अ बेसिस ऑफ a। कंसीडर x नॉट ज़ीरो जो है वो a से अगर लें, बी अ टोर्शन एलिमेंट, देन अगर वो टोर्शन एलिमेंट है देन देयर एग्जिस्ट ये चीज़ z प्लस से एक n लेंगे नॉन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव वाला लेते हैं जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है, सच दैट क्योंकि वो टोर्शन एलिमेंट है इसलिए।
तो फिर आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के बाद एज एक्स नॉट ज़ीरो बिलोंग टू ए एंड ए इज़ अ फ्री जेड मॉड्यूल विद बेसिस बी, देन देयर एग्जिस्ट M1 अप टू सोन M k बिलोंग टू Z सच दैट, उसको उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पुटिंग इन 1, इसको अब 1 में पुट करें, किसको, x की वैल्यू को, n टाइम्स सारा आ जाएगा और ज़ीरो आ जाएगा, n हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंस b इज़ बेसिस फॉर a, सो b इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो बेसिस बनाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, जो बेसिस वेक्टर हैं A1 A2 अप टू सोन A के, इसके जितने भी कोफिशेंट हैं, इनके जो सारे कोफिशेंट हैं n टाइम्स M1 n टाइम्स M2 n टाइम्स M k अप टू सोन, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ज़ीरो होंगे बिकॉज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट में यही होता है, बेसिस वेक्टर के कोफिशेंट जो हैं जब लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं तो उसके कोफिशेंट सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। अब n की अगर बात करें, किधर गया n, यहाँ पे हमने कहा था n ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो ये वाला n है ना, इधर आया। n की बात करें तो वो हमें पता है n चूँकि ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स हर एक फैक्टर में यानी प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उसका M1 ज़ीरो है, M2 ज़ीरो है, अप टू सोन M k ज़ीरो है, ठीक है। ये अचानक से बंद हो गई थी ऐप। अच्छा, हम यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि n ज़ीरो नहीं है तो फिर इनका जो प्रोडक्ट में है ये सारे के सारे m जो हैं ये सारे ज़ीरो होंगे बिकॉज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आगे हम करते हैं इस x में ये सारे के M1 M2 अप टू सोन जितने भी हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि x जो है वो भी ज़ीरो बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल गया x भी ज़ीरो, विच इज़ कंट्राडिक्शन दैट x तो हमने नॉन ज़ीरो लिया था, ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, x हमने नॉन ज़ीरो लिया था तो ये ज़ीरो बन गया है, ये कंट्राडिक्शन आ गई, तो हेंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग दैट a इज़ फ्री मॉड्यूल, सो a इज़ नॉन फ्री, ये प्रूव हो गया। अब आगे एक और थ्योरम है, ये भी करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। पास्ट पेपर में आया हुआ है, लेट m बी एन आर मॉड्यूल एंड, ये इतनी स्टेटमेंट है। पास्ट पेपर पुराने बीएससी वालों में आया है, अभी तक मेरे ख्याल से बीएस में नहीं आया हुआ, फिर भी हम पढ़ते हैं और इसे प्रूव करते हैं। लेट m बी एन आर मॉड्यूल एंड दिस सेट बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ m, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तब कितनी है, 4 स्टेटमेंट, ये 4 की 4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव करनी है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट। तो ये वाले इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, चाहे लेंथी हो स्टेटमेंट, लेकिन ये काफ़ी इजी होते हैं प्रूव करने, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं। पहला स्टेटमेंट पहली क्या है, ये जो सेट है जनरेट्स m फ्रीली, ठीक है, हमने पहले ये साबित, ये पहली स्टेटमेंट है। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट करना है इसके, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेट्स m, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट साबित करनी है पहले 1 से 2। मैं एक बार चारों की चारों पढ़ लेता हूँ। पहले में कि ये जो सबसेट है ये जनरेट्स m फ्रीली, m को फ्रीली जनरेट करता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड जनरेट्स m। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, एवरी एलिमेंट m का कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस टाइप, ठीक है, तो वो यूनिकली इस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। और चौथी क्या लिखी हुई है पॉइंट, ईच m इज़ टोर्शन फ्री एंड m इज़ डायरेक्ट सम, ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ दीज। तो ये इन चारों के एक दूसरे के इक्विवेलेंट साबित करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रूव करते हैं, पहली को दूसरी के साथ इक्विवेलेंट साबित करते हैं। ये सपोज x जनरेट्स m फ्रीली, ठीक है, वी वांट टू शो दैट x जनरेट्स m
एंड एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने प्रूव करना है, यही प्रूव करना है ना, क्योंकि ऊपर वाला गिवन है, अब नीचे वाला प्रूव करना है। तो क्लियरली एक्स अगर जनरेट करता है एम फ्रीली, सो जनरेट एम ओनली टू शो दैट एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़ाहिर है उसके अंदर ही लिखा है, उस स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा है कि ये जो है जनरेट सम फ्रीली कर रहा है। तो दूसरे में हमने प्रूव क्या करना है कि जनरेट सम करता है, वो तो इसकी स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि उसे जनरेट कर रहा है, बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि वो जनरेट भी कर रहा है और फ्रीली जनरेट कर रहा है। तो ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जनरेट करता है, हम सिर्फ यही प्रूव करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे अब प्रूव करना है। कंसीडर आर एम, उसका लीनियर कम्बिनेशन हमने लिया, ठीक है, आर टाइम एम समेशन है। फॉर आर आई बिलोंग टू आर एंड आई इज़ फ्रॉम 1 to k, लेट एन बी एन आर मॉड्यूल विच इज़ एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ आर के टाइम्स। ठीक है, तो n जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कैसे लिखते हैं। लेट ई आई जो लिखा है हमने 0,0,0 अप टू सोन 1, फिर कोमा अप टू सोन 0,0,0, वेयर 1 इज एट ith पोजिशन एंड ऑल अदर आर 0, देन ई आई बिलोंग टू n फॉर ऑल आई इज़ 1 2 3 k। डिफ़ाइन, अब यहाँ पे हम मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं। एफ़ जो x से n तक है, बी आ मैपिंग सच दैट जो f है x के एलिमेंट m i पर अप्लाई करे तो n का क्या है, e i आए। फॉर i इज़ फ्रॉम 1 to k, x जनरेट m फ्रीली, सो देर एग्जिस्ट यूनिक है एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म। ये हमने पढ़ा हुआ है, थ्योरम पीछे पढ़ा हुआ है, और यहाँ से ये हाली एक्सटेंडेड नहीं करता, साथ में ये मैपिंग भी डिफ़ाइन करता है फाई m से n तक सच दैट इसकी और ये दोनों मैपिंग आपस में बराबर हो जाएंगी, यही डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो फाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 आएगा, तो दोनों तरफ हम अगर ये अप्लाई करें, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम समेशन किधर गया, ऊपर वाला वो मैपिंग डिफ़ाइन हो रही है। अब इसके दोनों तरफ हम अगर फाई अप्लाई करें तो 0 पर फाई अप्लाई होने से वो क्योंकि एन टपल में चला गया, एन टपल नहीं, इसे हम कहेंगे आई टपल, नहीं के टपल तक ये इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये फाई इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो बदले में क्या मिलेगा, फाई क्योंकि एम आई पर अप्लाई होगा और उस पर अप्लाई होने से वो ई आई मिलेगा। ई आई मिलने के बाद क्या होगा, ये जो हैं जितने भी आर जो हैं वो सारे के सारे 0 0 0 के इक्वल हो जाएंगे। सारे आर 0 हो गए तो आई इज़ फॉर ऑल आई इज़ फ्रॉम 1 to k, थस एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही प्रूव करना था और ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद अब दूसरी को तीसरी के साथ इक्विवेलेंट साबित करना है। दूसरी तो यही है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और साथ में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये है जनरेट करता है एम को। अच्छा, तीसरी है एवरी एलिमेंट एम बिलोंग टू एम कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज आर आईज टाइम्स एम आईज समेशन में। ठीक है, तो ये अब हमने साबित करना है कि ये इसको यूनिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, शॉर्ट सा है। बाय 2 ये जो है जनरेट्स एम एंड इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो एवरी एलिमेंट एम बिलोंग टू एम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, उसको जनरेट भी करता है ना। ठीक है, तो फॉर आर आईज बिलोंग टू आर आईज फ्रॉम 1 to k टू शो यूनिकनेस ऑफ एक्सप्रेशन। सपोज जब भी हम यूनिकनेस साबित करते हैं तब हम दो डिफरेंट चीज़ें लेते हैं और उनको बाद में बराबर कर लेते हैं, वो बराबर हो जाती हैं तो वो प्रूव हो जाता है। तो अब आर की जगह एस रखेंगे वही कंडीशन लगाकर, तो ये दोनों 1 और 2 को अब कॉमन करते हैं, मतलब मिलाते हैं साथ, तो ये आ जाएगा
फिर ये राइट साइड से लेफ़्ट में जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, यहाँ से समेशन और ये कॉमन आ गया। तो क्या है, एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो क्योंकि एक्स हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये चीज़ जो है ये आपस में ज़ीरो, इसका जो एम आइज़ हैं वो उनका कोफिशेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ये बराबर आ जाएंगे तो एक्सप्रेशन भी यूनिक हो जाएगा। अब तीसरे को चौथे के साथ इक्विवेलेंट साबित करना है। क्या है तीसरा, अब हमने पढ़ लिया। चौथा है ईच एम आई इज़ टोर्शन फ्री एंड एम इज़ अ डायरेक्ट सम, इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ दिस। इंटरनल या एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, इंटरनल डायरेक्ट सम में। अच्छा प्रूव करते हैं। सपोज 3 होल्ड सो एवरी एलिमेंट एम हैज़ यूनिक। ठीक है, अगर 3 होल्ड कर दिया तो उसको हम कहेंगे कि उसका हर एलिमेंट यूनिक एक्सप्रेशन ज़ाहिर करेगा। वी वांट टू प्रूव दैट कि ईच एम आई इज़ टोर्शन फ्री, एंड हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है कि वो टोर्शन फ्री भी है और इसका ये एम जो है वो उसका इंटरनल डायरेक्ट सम होता है। सपोज एम आइज बिलोंग टू एम फ्राम आइज फ्राम दिस एंड बी टोर्शन एलिमेंट, देन फॉर, हम अगर सपोज करें कि ये टोर्शन एलिमेंट है तो क्या होगा, देन फॉर आर आइज नॉट जो है नॉट इक्वल टू जो ज़ीरो है वो उसके साथ ये करने से ये आएगा, बिल्कुल आएगा। बट आल्सो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आता है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, बट बाय द यूनिकनेस एक्सप्रेशन, अब हम यूज़ करेंगे वो तीसरी कंडीशन को। बाय यूनिकनेस एक्सप्रेशन आर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ कंट्राडिक्शन दैट आर आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसकी क्योंकि हमने अब यूनिकनेस का बीच में वो अप्लाई किया तो यूनिकनेस में आके यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि आर तो हमारे पास क्या है वो नॉन ज़ीरो था। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो आर ज़ीरो बन गया जो कि कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग दैट ईच एम आई इज़ टोर्शन फ्री। ठीक है, किधर गया नाउ, ये टोर्शन फ्री साबित हो गया। ठीक है, तो नाउ m इज़ इक्वल टू, हमने अब क्या साबित करना है, ये वाली चीज़ कि उसका इंटरनल डायरेक्ट सम बनता है। m इज़ इक्वल टू आर आई टाइम्स एम आई समेशन, ये क्या होगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि ये आर आई ये आर के कैपिटल आर को बिलोंग करते हैं ना, बाकी सारी की सारी चीज़ वही है। तो कहेंगे हम कि m जो है सबसेट है इसका। ठीक है, अगर m सबसेट है इसका, अब क्या है, ईच आर एम आई इज़ सब मॉड्यूल ऑफ m, सो आर एम आई आल्सो सबसेट ऑफ m, तो उसकी समेशन करें वो भी उसका सबसेट होगा। इक्वेशन 2 आ गई। अब बाय 1 एंड 2 करें तो ये चीज़ बन जाती है, उसके सामने आ जाती है। अच्छा मैं आपको एक बात याद करवा दूँ, इसके लिए हम दो कंडीशन लगाते थे, एक तो उसका सम आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसके साथ सारे सबसेट का आपस में इंटरसेक्शन करना चाहिए। यानी किसी एक सबसेट को पकड़ लें, बाकियों के सम के साथ इंटरसेक्शन करें तो जवाब हमेशा सिंगलटन सेट आना चाहिए जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो और वो एलिमेंट ज़ीरो हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम उसे इंटरनल डायरेक्ट सम कहते हैं। तो इक्वेशन ए में हमने पहली चीज़ प्रूव कर दी, अब हमने इंटरसेक्शन वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, नाउ टू शो दैट आर एम आई इंटरसेक्शन समेशन फ्राम जे नॉट इक्वल टू आई आर एम जे, वो ज़ीरो आना चाहिए। ये थी दूसरी कंडीशन, ये प्रूव हो जाएगी तो हमारा ये जनरेट कर जाएगा, पूरा इंटरनल डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। सपोज़ एक्स अगर हम इससे एलिमेंट लें, ठीक है, अगर हम एक्स इसके अंदर से लेते हैं तो इट मीन्स एक्स इससे भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो एक्स उन दोनों से बिलोंग करेगा, इससे भी बिलोंग करेगा। अगर आर एम आई से कर रहा है तो इट मीन्स कि उसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, एक्स इज़ इक्वल टू आर आई एम आई टाइप का।
और यहाँ से लेंगे तो वो इस टाइप का होगा, फॉर आई जे इज़ फ्रॉम 1 to k। ठीक है, अब आर एम आई लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको और इसको कंबाइन करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आर एम आई लेफ़्ट को ऐसे ही रहने दें, राइट में इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ये चीज़ें आएंगी, आई वाली टर्म इधर है, आई को छोड़ के बाकी सारी इधर हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने समेशन में मेंशन भी किया है जहाँ पे आई और जे कॉमन बराबर नहीं है, तो सारी की सारी टर्म इधर आएंगी आई वाली को छोड़ के, आई वाली लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, ये ऐसे ओपन होगा। फिर अब हम आई वाली को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी, बाकी सारे जो हैं प्लस के हैं, ये वाला माइनस का होगा। लेकिन अब आगे करते हैं, इधर ज़ीरो है इधर ज़ीरो है, तो अब R0 M ऐसे ही, R2 ये भी ज़ीरो, R3 जितने भी आ रहे हैं उनको ज़ीरो रख दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन इज़ यूनिक, सो RI इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ फ्रॉम 1 to k। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वही ज़ीरो आ गया। अगर x ज़ीरो आ गया है तो इट मीन्स कि x बिलोंग करता है ज़ीरो से, तो वो बिलोंग करता है ज़ीरो से, तो ये अब उसका सबसेट हो गया। अब बट ज़ीरो तो हमेशा इसका सबसेट होता है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो इनको कंबाइन किया और ये बन गया। तो दोनों अब ए और बी को कॉमन करें और कंबाइन करें तो हमारा ये डायरेक्ट सम वाला भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट सम वाला। तो ये हमारा 3 से 4 भी हमने इक्विवेलेंट साबित कर लिया। हाँ, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं ना आया कि ये हमने पहले इसे आर में लिखा फिर हर आर को ज़ीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है और रिंग के अंदर ज़ीरो भी तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिंग में अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बार आर में सारे ज़ीरो भी रख के ये इसे किया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये एक्सप्रेशन यूनिक था, अगर एक्सप्रेशन यूनिक था तो हम यहाँ से हर आर को कॉमन कंबाइन करके आर की वैल्यू लिख सकते थे। इस यहाँ पे फिर सारे आर जो है जितने भी आर हैं वो ज़ीरो आ गए, तो इसलिए आगे जाके फिर वो एक्स ज़ीरो बन गया। ठीक है, बाकी सारे का सारा इजी था, मैंने वो आपको बता भी दिया क्यों था। अब चौथे को पहले से करना है, यानी कि चौथा हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, ईच एम आई इज़ टोर्शन फ्री एंड एम इज़ डायरेक्ट सम, इंटरनल डायरेक्ट सम, ये हमें गिवन है और हमने प्रूव करना है पहले वाला। क्या प्रूव करना है कि ये जो सबसेट है ये जनरेट्स करता है एम को फ्रीली, बस ये प्रूव करना है। गिवन ये है और प्रूव करना है कि वो जनरेट करता है। तो हम चलते हैं फिर, इन ऑर्डर टू शो दैट in order to show 4 to 1 we will show that 4 to 3 to 1। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वो तो आपस में प्रूव हो चुके हैं। अब रह गई 3, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 4 से 3 करते हैं और 3 से 1, तो हाँ ये भी हो जाएगा। क्योंकि हम एक सीक्वेंस से आ रहे हैं, 1 जो है 2 के साथ इक्विवेलेंट है, 2 जो है वो 3 के साथ इक्विवेलेंट है, 3 जो है 4 के साथ इक्विवेलेंट है। अब 3 डायरेक्ट हमने 1 के साथ इक्विवेलेंट साबित नहीं किया। अब पहले 4 को 3 4 के साथ इक्विवेलेंट है, अब 4 को 3 के साथ करेंगे तो वो फिर इनका आपस में वो रिलेशन बन जाएगा कि 3 4 के साथ इक्विवेलेंट है और 4 3 के साथ। अब अगर हम कर देंगे उसके बाद कि 3 1 के साथ इक्विवेलेंट है तो वो 4 वाला भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ताकि आसानी से ये प्रूफ हो जाए तो हम इसे इस तरह कर रहे हैं, 4 वाले को पहले 3 के करते हैं फिर उसके साथ ही 1 करते हैं। बाय एम इज़ दिस वन, तो एम को हम प्लस और इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं, और एम बिलोंग करता है, एम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस आल्सो दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सप्रेशन यूनिक वाली चीज़ लानी थी, तो ईच एम आई टोर्शन फ्री, सो दिस वन एक्सप्रेशन इज़ यूनिक, थस 4 जो है 3 वाला प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका एक्सप्रेशन यूनिक साबित कर लिया, 4 को लेके हमने 3 वाला कर लिया।
अब 3 को लेके चलेंगे और 1 वाला प्रूव करेंगे तो वो चौथे वाला भी प्रूव हो जाएगा। नाउ टू शो 3 to 1 सपोज n बी आर मॉड्यूल एंड f इज x n वेयर x इज m1 m2 अप टू so on m के। जनरेटेड हमने क्या कहा था, फ्रीली, और फ्रीली जनरेटेड के पे हमने यही पढ़ा था, ठीक है, कि जो मैपिंग है वो दो फंक्शन के लिए आपस में इक्वल आ जाती है। डिफाइन बाय एफ एम पर अप्लाई करें तो वो एन आएगा। एवरी एम कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज दिस वन। डिफाइन मैपिंग एम से एन तक सच दैट फाई ऑफ एम इज इक्वल टू फाई ऑफ दिस वन। we want to show that phi is an extended homomorphism from m to n। ठीक है, ये यहाँ पे phi m पर अप्लाई किया और m n में चेंज हो गया। सो x इज़ अ सबसेट ऑफ m बन गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता है कि x m का सबसेट है, तो आगे phi अगर m पर अप्लाई करें इट मीन्स कि हम उसके एम आई जो है वो क्या था, 0 टाइम m1 प्लस 0 टाइम m2 अप टू सोन। ठीक है, तो ये आ रहा है साथ में माइनस एन आई आ रहा है एफ ऑफ एम। ठीक है, ये फाई और एफ ऑफ एम ये इक्वल कैसे आए, ये फ्रीली की डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, फ्री की फाई ऑफ एम आई इज़ इक्वल टू एन आई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एम आई एफ ऑफ एम आई। ठीक है, obviously phi is an extension of f। now we want to show that phi is module homomorphism। तो इसका मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के लिए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज़ लगा देनी है, वो प्रूव हो जाएंगी। तो देखते हैं, पहले प्रूव कर लेते हैं। x और y m से लेते हैं सच दैट x इस तरह का है और y इस तरह का है। दोनों का पहले सम करेंगे और वो अलग हो जाएगा। ठीक है, आप देख लें, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाला भी होल्ड कर जाएगा। साथ में एक नंबर टी लिया आर से, और टी पर आपको पता है रिंग के एलिमेंट पर हम फंक्शन को मैपिंग को अप्लाई नहीं करते, सिर्फ मॉड्यूल के एलिमेंट पर करते हैं। तो टी इधर अलग हो जाएगा, बाकी पर ये आ गया। तो अब टी है टी इंटू दिस वन, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी आ गया है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो गया। सो फाई इज एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू n। x इज जनरेटेड m फ्रीली, दो बातें होगी, तो कंसिक्वेंटली 4 से 1 होल्ड करता है। हैंस ऑल स्टेटमेंट्स इज फ्रॉम 1 to 4 आर इक्विवेलेंट। साबित हो गया कि ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं, यही हमने प्रूव करना था। अब आगे है एक थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई मरतबा आया है। लेट m बी एन आर मॉड्यूल दैन m इज़ फ्रीली जनरेटेड। अगर m आर मॉड्यूल है दैन m इज़ फ्रीली जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स इफ़ एंड ओनली इफ़। s एलिमेंट से कैसे जनरेट करेगा, अगर तो m आइसोमॉर्फिक है किसके, r टू द पावर ऑफ r टू द पावर ऑफ r। ये मेरे ख्याल से ऐसे भी लिखा होता है, या फिर ये ऐसे लिखा है। ठीक है, क्योंकि पेपर में कई मरतबा वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन बात एक ही है। इनका जो है इंटरनल डायरेक्ट सम ये बराबर आ रहा है आर और उनकी पावर में एस। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि m be an R module then m is freely generated by s elements if and only if m is isomorphic to r to the power of r to the into s। ठीक है, तो s जो है वो देखते हैं, सपोज करते हैं m जो है आइसोमॉर्फिक टू, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो कन्वर्सली वाला भी इसमें प्रूव आएगा। हमने पहले ये वाली चीज़ ले ली और हम प्रूव करेंगे कि ये फ्रीली जनरेटेड है। ठीक है, तो m इज़ आइसोमॉर्फिक टू r टू द पावर ऑफ r, ये इसका डायरेक्ट सम लिख लिया, s कॉपीज़ ऑफ r टू द r। ठीक है, इसकी हमारे पास s कॉपीज़ हैं। ठीक है, टू शो दैट m इज़ फ्रीली जनरेटेड बाय s एलिमेंट इट इज़ इनफ टू शो दैट ये जो चीज़ है इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ठीक है, तो हमने यही बस साबित करना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में आता है। चले देखते हैं। लेट ई आई जो है हमने लिया बेसिस वेक्टर जिसे कहते हैं 0,0,0 अप टू सोन 1 वेयर 1 इज एट द ith पोजीशन एंड ऑल अदर आर 0। वी वांट टू शो दैट जो x है E1 E2 अप टू सोन ई थीटा लिखा है, क्या लिखा है, यानी कि जनरली कुछ लिखा है यहाँ पे, जनरेट r टू द पावर ऑफ r इंटू एस एंड इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करते हैं, वी वांट टू शो दैट ये जो है जनरेट्स और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फिर फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर टू द पावर ऑफ आर एस, यानी कि इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं एस टपल तक। अच्छा, वो पता चल गया, उधर एस लिखा है, इधर ई एस लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। वी कैन राइट आर इज इक्वल टू आर इंटू 1,0,0 अप टू सोन, फिर R2 सेकंड वाले पे 1 बाकी सारे 0 अप टू सोन आर एस, लास्ट वाले पे एस वाले पे 1 बाकी सारों पे 0। ठीक है, तो इनको फिर अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाता है, लीनियर कम्बिनेशन बन गया। तो ये चीज़ आ गई, तो ये चीज़ आ गई, तो इट मीन्स कि ये आर जो है, ये चीज़ जो है आर को जनरेट कर रही है। तो आर जो है जिसका एलिमेंट था वो इस पूरी स्पेस को जनरेट करेगी। तो स्पेस यहाँ पे आर टू द पावर ऑफ आर इंटू एस है। तो एक्स जो है ये इसका एलिमेंट लिया था उसे जनरेट करेगी, तो एक्स जनरेटेड दिस वन। नाउ सपोज ये जनरेट तो कर गई, अब इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी साबित करना है। नाउ सपोज हमने ये लिया, इसको 0 के इक्वल रखा, और ये 0 जो है आर टू द पावर ऑफ आर टू द पावर इंटू एस स्पेस से है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल 0,0,0 अप टू सोन 0,0। ठीक है, 0 तक ये एंड हो रहा है, और ये इसमें एस तक 0 है, एस एलिमेंट है। ठीक है, तो आर आई ये जो है इसका लीनियर कम्बिनेशन को ओपन कर लेते हैं एस तक, और यहाँ भी एस तक का एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट जो है डायरेक्ट इक्वल आएगा, और इसमें जो है ई आईज जो हैं वो सारे के सारे मतलब नॉन ज़ीरो हैं, तो सारे के सारे आर जो हैं वो ज़ीरो आ जाएंगे। आर ज़ीरो आ गए तो वो इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट को शो करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो ये बेसिस बनाएगा। बेसिस बनाने का मतलब है सो जनरेट फ्रीली। ठीक है, क्योंकि जो बेसिस कैसे उसे जनरेट किया और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हुआ, तो ये हमारा प्रूव हो गया। सो बेसिस फॉर आर टू द पावर ऑफ आर एस सो जनरेटेड फ्रीली एम आइसोमॉर्फिक टू आर आर एस सो एम इज जनरेटेड बाय एस एलिमेंट्स। ये प्रूव हो गया। अब हम इसका उलट प्रूफ करते हैं, सपोज ऑन कंट्रेरी कन्वर्सली सपोज एम इज जनरेटेड फ्रीली बाय एस एलिमेंट्स। ये अब हमें गिवन ऐसे, हमने वो एस एलिमेंट्स ऐसे लिख लिए हैं, और एन जो है ये चीज़ एस कॉपीज इज फ्री आर मॉड्यूल जनरेटेड बाय दीज। ठीक है, वेयर ई इज वही है विद 1 एज ith पोजीशन एंड ऑल अदर 0। डिफाइन मैपिंग। ठीक है, जब फ्री ज़ाहिर करना होता है तो फ्री के लिए हमने वही फ्री वाली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उस तरह की मैपिंग यूज़ करनी है कि x जो है n से एक सबसेट लिया जाएगा, तो उसकी पहले मैपिंग डिफ़ाइन करी जाएगी, एम आई के ऊपर एफ अप्लाई करेंगे तो वो सी ई आई आएगा। और इसी तरह एम इज़ जनरेटेड फ्रीली बाय एक्स सो देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्सप्रेशन, और हमें होमोमॉर्फिज्म मिलेगा एम से एन के सच दैट जो है एक्स जो है एम का सबसेट था, तो यहाँ पर भी मैपिंग वही होगी, ये वाली मैपिंग भी फाई ऑफ एम और एफ ऑफ एम दोनों बराबर आएंगे। ये फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक था। ठीक है, तो हम इस तरह की मैपिंग ले लेंगे। सो एन इज जनरेटेड फ्रीली बाय वाई देन जी इज फ्रॉम वाई टू एम बाय जी आई, यानी कि वाई के एलिमेंट ई आई टाइप के हैं, E1 E2 E3 अप टू सोन ई एस, तो उसके ऊपर ये जी अप्लाई करें तो फिर बदले में मॉड्यूल एम के एलिमेंट आते हैं। देन देयर एग्जिस्ट साई एन टू एम एन एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म सच दैट साई पर भी
यानी कि हमने इसका भी अलग से ले लिया और इसका भी अलग से ले लिया। साई और जी की जो है मैपिंग वो आपस में बराबर आएगी। वी वांट टू शो दैट साई इन दोनों का कंपोजिशन जो है साई ऑफ फाई वो भी आइडेंटिटी मैपिंग आए, यहाँ फाई ऑफ साई जो है वो भी आइडेंटिटी मैपिंग आए। ठीक है, और ये वाली जो है आइडेंटिटी एम में आए और ये वाली आइडेंटिटी एन में आए। अगर ये आ गया तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो हम करते हैं लेट एम बिलोंग टू एम, देन एम इज़ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट। अब इनका कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन क्या है, साई ऑफ फाई ऑफ एम। अब फाई ऑफ एम की जगह उसकी वैल्यू लिखें, फाई अंदर अप्लाई करें, फाई आर पर नहीं जबकि एम पर अप्लाई होगा। एम पर अप्लाई होने से ये ई बन जाएगा, ई पर अप्लाई होने से यहाँ पे अब साई को भी अप्लाई करेंगे, साई भी आर पर नहीं ई पर अप्लाई होगा और इस पर अप्लाई होने से ये एम आई बन जाएगा। एम आई बनने के बाद ये क्या बन गया, एम पूरा खुद, तो एम जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग एम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज़ प्रूफ होगी। अब दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा है लेट एक्स बिलोंग टू एन देन एक्स इज़ दिस। बिल्कुल, अगर एन से ले रहे हैं तो वो आर आई ई टाइप का एलिमेंट होगा, फॉर ऑल आर आई बिलोंग टू दिस वन, और ई आई जो है वाई से बिलोंग करते हैं। अब साई फाई ऑफ साई करते हैं। ठीक है, फाई ऑफ साई करेंगे तो एक्स पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने मैपिंग देखनी है। मैपिंग में जिस तरह से डिफ़ाइन हो रहा हो हमने एलिमेंट्स उस तरह के लेने हैं। फाई जो है एम से एन जा रहा है और साई जो है एन से एम, तो हमने एलिमेंट्स उस तरह के लेने हैं। अब एक्स जो है फाई ऑफ साई जो है, साई जो है किस पर अप्लाई, तो साई जो है एन पर अप्लाई होकर एम के एलिमेंट लाता है और फाई जो है एम पर अप्लाई होकर एन के एलिमेंट्स लाता है। तो जो ये एक्स है साई जिस पर अप्लाई हो रहा है ये है एलिमेंट किसका, एन का। ठीक है, तो साई एक्स पर अप्लाई होगा तो उसकी मैपिंग ऐसे डिफाइन होती है आर आई टाइम ई, और अब ये साई उस पर अप्लाई होने वाला है। अभी एक्स की वैल्यू लिखी है, इसके बाद ये इस पर अप्लाई होगा, साई जो है ई पर अप्लाई होगा तो वो एम में बदल जाएगा। अब फाई दोबारा इस पर अप्लाई होगा, फाई आर पर नहीं जबकि एम पर अप्लाई होगा और ये दोबारा से ई आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई आई आ गया यानी कि एक्स बन जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन गया एक्स में। ठीक है, एन के अंदर ये आइडेंटिटी हो गया, तो ये दोनों चीज़ें साबित होगी। तो एम कॉन्ग्रुएंट टू एन, उनका डायरेक्ट सम जो है एस कॉपीज़, ये हमारा कन्वर्सली भी प्रूफ हो गया। इसी के साथ हम लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे मेरे ख्याल से एक लास्ट लेक्चर रह जाएगा जिसमें हम कितना करेंगे, यहाँ फिर 2 लेक्चर रह गए हैं, वो बाकी जो 5-7 पेज रहते हैं वो उसमें हम वाइंड अप कर लेंगे।